हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज करेंगे रिश्तेदारी यानी किनशिप। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास सोशोलॉजी है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में रिश्तेदारी है तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हम रिश्तेदारी के हर एक पहलू, हर एक बातों पे हम जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिश्तेदारी होती ही क्या है। लेकिन आपको पता ही कि ये सब बातें चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आया है नातेदारी। देखिए नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर नातेदारी होती क्या है? नातेदारी देखिए इस जो है हमारा सिलेबस है, कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नातेदारी अगर देखा जाए अर्थ और परिभाषा, तो हम कहते हैं नातेदारी हमारे संबंधों को समझने का एक तरीका है। यानी संबंध हमारा किसी के साथ क्या है उसको समझने का एक तरीका माना जाता है, एक सिस्टम माना जाता है। यह सामाजिक बंधन है जिसके कारण रक्त संबंध और विवाह होता है। यानी देखा जाए तो नातेदारी एक तरह के रक्त संबंध होते हैं जिसमें विवाह भी होता है। सामान्य शब्दों में नातेदारी में से रिश्ते आते हैं जिसका संबंध रक्त तथा विवाह से होता है। यानी रक्त का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे अपने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रक्त संबंध होता है, और विवाह से जो रिश्ता बनता है, तो ये सब के सब जो होते हैं नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। नातेदारी वो व्यवस्था है जो पारिवारिक संबंधों के विवाह से जुड़ी हुई है। यानी ये सारे जो है विवाह से जुड़ा होता है। कहते हैं विवाह होते ही तरह तरह के नातेदारी जो है हमसे जुड़ जाती है, तो इसे नातेदारी ही कहा जाएगा। रक्त संबंधियों के अतिरिक्त यह जो है जुड़ाव प्रजनन और जो है धन ग्रहण के माध्यम से भी होता है। यानी हम किसी से लगाव रखते हैं तो इससे भी जो है नातेदारी यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। सच्चाई यही है कि सामाजिक जान पहचान जैविक जान पहचान की अपेक्षा सामाजिक संबंधों को मान्यता देने की है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक जो जान पहचान होता है वो भी एक जैविक पहचान होती है, यानी वो भी एक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। यदि किसी संबंध को समाज मान्यता नहीं देता है तब उसे नातेदारी के क्षेत्र नहीं माना जाता है। यानी अगर समाज किसी संबंध को मान्यता देता है तो वो ही हमारे रिश्तेदार के रूप में होते हैं। अगर वो समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं देती है तो वो हमारे से अलग होते हैं, वो हमारे नातेदार के रूप में नहीं हो सकते। नातेदारी संबंध तभी मान्यता रखते हैं जब वे वंश क्रम से जुड़े होते हैं। यानी अपना वंश क्रम का मतलब होता है अपने पूर्वजों से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सारे के सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त ये संबंध विवाह या जो है दत्त ग्रहण में से जुड़े होते हैं। यानी हम दत्त ग्रहण करते हैं, जिसे विवाह कहते हैं, ठीक है, उससे अगर जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे जो है नातेदारी जुड़ जाती है, रिश्तेदारी जुड़ जाती है। ये संबंध जैविकीय मुहावरों में जो है अभिव्यक्त भी होते हैं। यानी सारे के सारे जैविक मुहावरे में अभिव्यक्त होते हैं। इसी भांति जो है नातेदारी की परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तियों के संबंध का आधार जो है वंश क्रम विवाह या दंतक्रम से होते हैं। यानी विवाह से ही जो होता है संबंध जुड़ता है, और एक संबंध जो होता है हमारा वंश क्रम के रिगार्डिंग होता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भाई बहन होते हैं, वो सारे नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है व्यक्ति संबंधों का आधार वंशाक्रम विवाह या अंतग्रहण ही हो सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी संबंध का विस्तार तभी संभव होता है जब सामान्य व्यक्ति दो प्रकार के परस्पर व्यापन यानी जो ओवरलैपिंग द्वारा जो है अर्थात
जो अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार होता है। अभिविन्यास का परिवार हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभिविन्यास का जो होता है परिवार वो सिंपल परिवार होता है। जैसे कि मान लीजिए लड़के के पक्ष का जो होगा वो अभिविन्यास परिवार के मध्यम आएगा, और प्रजनन परिवार जो कहलाएगा जहाँ से उसकी नातेदारी जुड़ी है, जहाँ से उसका संबंध जुड़ा है, वो प्रजनन का परिवार कहलाता है। तो इस तरह से जो है इससे आपसी संबंध जुड़ती है और इससे नातेदारी सब जो है जुड़ जाता है। अथवा कहते हैं कि नातेदारी संबंध अभिविन्यास और प्रजनन परिवार से ही बनते हैं। विवाह के निषेधात्मक नियम और जो है निकट अभिगमन निषेध का नियम एक ही परिवार में पिता और पति की तरह जिस परिवार के सदस्य हैं बनने नहीं देते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक तरह का परिवार हो तो उसमें कोई तरह के सदस्य आपस में कुछ भी नहीं बन सकते, उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। एक व्यक्ति जो है अभिविन्नत परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा हुआ दूसरे आरंभिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है। देखिए, एक व्यक्ति जो होता है अभिविन्यास परिवार में पैदा होता है, ठीक है, और वो मैरिज करके तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, जिसे हम प्रजनन द्वार कहते हैं, यानी प्रजनन विवाह कहते हैं। इसे हम प्रजनन भी कह सकते हैं, जिसे जो है इसे आरंभिक परिवार भी कह सकते हैं। तो उसके साथ जुड़ के जो है रिश्तेदारी करता है। यानी नातेदारी का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, अगर हम किसी दूसरे परिवार से जुड़ रहे हैं, दूसरे जो है परिवार से नातेदारी कर रहे हैं, तो वही तो नातेदारी कहलाती है, वही तो हमारा जो होता है किनशिप कहलाता है। तो ये इसमें साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक जो है व्यक्ति अभिन्न परिवार में पैदा होता है और बाद में विवाह द्वारा, देखिए विवाह द्वारा वो दूसरे प्राथमिक परिवार के विवाह या प्रजनन द्वारा स्थापित करता है। यानी सभी संबंध होते हैं, इसका मतलब उससे कोई संबंध स्थापित हो गया है, कोई ना कोई रूप में संबंध तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब नातेदारी के रूप में इसको लिया जा रहा है। अब यदि हम बात करें नातेदारी के प्रकार, देखिए नातेदारी होती कितने प्रकार की है। तो परिवार का अध्ययन करने के बाद हम जो है नातेदारी का अध्ययन भी करेंगे। विवाह का लेने के बाद भी हम नातेदारी को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने विवाह टॉपिक देखा है तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि विवाह का मतलब ही होता है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है रिश्ता स्थापित करना। बुनियादी रूप से एक परिवार में दो प्रकार के नातेदारी होते हैं। इसमें जो होता है वैवाहिक नातेदारी होती है, एक समर रक्त नातेदारी होती है। यानी नातेदारी जो होती है सिर्फ दो ही प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एक वैवाहिक जो विवाह के पश्चात जुड़ती है, और एक समर रक्त नातेदारी होती है जो रक्त के द्वारा जुड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही आता है वैवाहिक नातेदारी। कहते हैं इस प्रकार के नातेदार विवाह पर आधारित नातेदारी होती है, इसी कारण इसे वैवाहिक नातेदारी का नाम भी दिया गया है। यानी विवाह से जो है हमारा रिश्ता यहाँ पर बुलंद होती है, तो इसे हम जो है वैवाहिक नातेदारी के नाम ही दिया जाएगा। सबसे प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति और पत्नी है। यानी सबसे पहले अगर वैवाहिक नातेदारी के रूप में देखा जाए तो पति पत्नी जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके इनके साथ कई रिश्ते जो है साथ में भी जुड़ जाते हैं। यानी जब पति पत्नी बन जाते हैं तभी जो है सारे रिश्ते जो नातेदारी जुड़ते हैं। अपने जो है विस्तारित स्वरूपों में इन दो नातेदारियों में दंपति और सहोदर भाई बहन होते हैं, और इस प्रकार दामाद और ससुर की नातेदारी वैवाहिक होते हैं। यानी जब विवाह हो जाता है तो दामाद ससुर इस बहुत से जो नातेदारी है आपस में जुड़ जाता है, यानी आप उनके रिश्तेदार हो जाते हो। तो इसमें यही होता है कि जो लड़की पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे लड़के पक्ष के नातेदार बन जाते हैं, और जो लड़के पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो लड़की पक्ष के नातेदार बन जाते हैं। यानी एक दूसरे के पास जो होते हैं संबंधों के यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक दूसरे के रिश्ते से में जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर साले और साली की नातेदारी भी वैवाहिक ही होती है। अगर साला और साली की बात किया जाए तो ये विवाह के पश्चात ही जुड़ता है, इससे पहले ये नहीं जुड़ता है। तो ये सब वैवाहिक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें समर रक्त नातेदारी की तो कहते हैं दूसरे प्रकार की नातेदारी जो है वंशाक्रम पर आधारित होता है। यानी ये वंशक्रम पर आधारित होता है, ये जो हमारा है पूर्वजों पर निर्भर करता है, और इसलिए इसे हम रक्त संबंधी नातेदारी के भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त से जुड़े होते हैं। और रक्त का मतलब होता है कि अपने ही परिवार के व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे दादा परदादा के भी जो है बच्चे, वो भी हमारे नातेदारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी हमारे ही जो है खून से जुड़े हुए होते हैं। एक बच्चे और उसके माता पिता के संबंध रक्त संबंध का होता है। यानी बच्चे, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए वो उनका रक्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता का डीएनए बच्चे होते हैं। यानी बच्चे में माता पिता के सभी गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, इसलिए हम वंशक्रम इसमें यहाँ पर कह सकते हैं। इसी तरह चाचा व भतीजे का भी संबंध भी रक्त संबंधी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके पापा थे, ठीक है, तो वो दोनों एक ही थे।
तो इसलिए जो अगर एक पिता से अगर दो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो भतीजे चाचा के रूप में हैं, तो भतीजे के साथ संबंध भी रक्त संबंध ही होगा। रक्त संबंधी नातेदारी जो है जनिक होते हैं, ना कि माता पिता और बच्चों में पाए जाते हैं। माता और बच्चे का संबंध रक्त संबंधों की शुरुआत होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, देखिए, माता के साथ बच्चों का जो संबंध होता है शुरुआती होता है, क्योंकि फादर, देखिए, चाचा और फादर एक ही माता पिता के संतान थे, लेकिन यहाँ माँ जो है किसी दूसरे जगह से आ रखी होती है। तो बच्चे में जो गुण होगा वो शुरुआती होगा, लेकिन पिता का गुण जो है कई जगहों से वो ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो यही बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो माँ का जो होता है वो शुरुआती होता है, जो कि अपने विशुद्ध अर्थ में बच्चों के पिता, दादा, चाचा, चचेरे भाई बहन, चाची आदि से पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही समझने के लिए ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर देखा जाए तो नातेदारी हमेशा एक दूसरे के रक्त या विवाह द्वारा ही जुड़े नहीं होते हैं। ज़रूरत नहीं है कि विवाह के द्वारा या रक्त के द्वारा ही हमें नातेदारी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतुल, कई बार जो होता है बोल चाल में इन्हें नातेदारी माना जाता है। कई व्यक्ति को तो हम ऐसे भी रिश्तेदार बना लेते हैं, उनके दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो ये भी एक नातेदारी का रूप ही धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सिर्फ रक्त संबंधी और विवाह के द्वारा ही रिश्तेदारी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे नातेदारी जो है काल्पनिक नातेदारी कहलाता है, क्योंकि ये कल्पना के द्वारा बनाई जाती है। इसमें हम बातचीत करके भी किसी को अपना जो है आइडल बना सकते हैं, उससे हम रिश्तेदारी रख सकते हैं। इस तरह के नातेदारी को जो है वास्तविक जैविकीय संबंध पे अपेक्षित सामाजिक संबंधों के द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी ये जैविक नहीं होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, ये सिर्फ सामाजिक प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम एक दूसरे से बात विचार करते हैं, अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, उनमें खान पीन की जो होती है उनमें हम आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से एक रिश्तेदारी नहीं हो जाती है, यानी एक तरह से रिलेशन हो जाती है। तो इसको हम एक जैविक नहीं कह सकते, हम इसको सामाजिक संबंध के रूप में हम इसको ले सकते हैं। कहते हैं अगर नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टैडालों में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति होते होंगे, यानी एक ही समय में एक से अधिक पति रखने का जो है नीलगिरी पहाड़ियों के जो है टैडालों के जनजाति में ये पाई जाती है। इस स्थिति में जैविकीय पिता बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं, यानी जैविकीय रूप में देखा जाए तो इसके पिता कौन होंगे, तो ये बहुत बड़ी जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। लेकिन सभी बच्चे का पिता एक ही होता है। पिता का दर्जा एक ही पति को इसलिए दिया जाता है कि वह अपनी एक ही पत्नी के बच्चे को धनुष एवं बाण देकर धार्मिक जो है दस्तूरी पूरा करता है। यानी यहाँ पर रीति रिवाज रहा होगा कि एक ही को ही पिता का दर्जा दिया जाता है। बेशकली ये औरत जो है कई पतियों के साथ जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन एक ही को जो है बच्चे का जो है धार्मिक पिता बना दिया जाता है। इसके लिए एक अनुसरण होती है, जिसमें धनुष व बाण देकर जो है धार्मिक दस्तूरी पूरा किया जाता है। दस्तूर पूरा करने के बाद जो होता है एक ही को ही पिता का दर्जा मिल जाता है। यद्यपि यह व्यक्ति जिंदा न हो फिर भी वह उस पत्नी के ही सम्मिलित पति तथा सभी बच्चों का पिता माना जाएगा। यानी वो जीवित हो चाहे नहीं भी हो, लेकिन फिर भी जो है उसका बच्चा का पिता वही कहलाएगा। बच्चे व बच्चों को दत्तक लेने वाले के बीच संबंध भी पिता पुत्र की ही रह जाता है। यानी कोई अगर बच्चों को गोद लेता है तो पिता और पुत्र का संबंध ही यहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो ये सारे के सारी बातें जो होती है नातेदारी के अंतर्गत ही आती है। आगे जो हमारा टॉपिक है निकटता पर आधारित नातेदारी। देखिए, निकटता का मतलब होता है कि जिसके हम क्लोजर हों, काफ़ी क्लोज हों। कहते हैं हम नातेदारी के संबंधों को श्रेणी में रखने के लिए नातेदारी को निकटता के आधार पर उनके प्रकार बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकटता के आधार पर जो भी होती है नातेदारी हो सकती है। ज़रूरत नहीं कि वो विवाह से या रक्त संबंध से भी हो, कभी कभी जो है निकटता पर भी आधारित नातेदारी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है प्राथमिक नातेदारी। यानी प्राथमिक जो है नातेदारी क्या है, प्राइमरी जो है रिलेशनशिप क्या होती है। कहते हैं समारी नातेदारी या निकटस्थल नातेदारी वे हैं जो एक दूसरे के जो है नज़दीक होते हैं। इन नातेदारों का संबंध जो है अभिविन्यास के नातेदारों से हो सकता है। अभिविन्यास के नातेदारी वे हैं जहाँ हमारा जन्म और पालन पोषण हुआ है। यानी हमारा जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पालन पोषण हुआ है, वहाँ पर बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए हमारे माता पिता हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, हमारे जन के नातेदार भी होते हैं। इसके साथ हमारा संबंध रक्त संबंधी होता है। और एक व्यक्ति 7 प्रकार के जो है प्राथमिक नातेदारी होते हैं। ये प्राथमिक नातेदारी जो होते हैं माता पिता का हो सकता है, पुत्र पुत्री का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है और पत्नी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें रक्त संबंधी लोग ही मिलते हैं। और ये जो होता है अभिविन्यास के नातेदारी के रूप में देखा जा सकता है।
उसके पश्चात आता है द्वितीयक नातेदारी, यानी दूसरी नातेदारी, सेकेंडरी जो है किनशिप, यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। यानी हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार यानी जो है जो प्रथम मिलता है उसको हम द्वितीय नातेदारी के अंतर्गत लाते हैं। इस तरह के द्वितीय नातेदारी के जो है 33 प्रकार होते हैं, यानी ये देखा जाए तो 33 जो टाइप्स के होते हैं। यानी इनमें सम्मिलित पिता के पिता यानी दादा, माँ के पिता यानी पैतृक नाना, पिता की माँ यानी दादी, पति या पत्नी के भाई और बहन या माता पिता आदि। यानी इसमें बहुत बड़ा जो होता है एक रूल बनती है, यानी इसमें नाना नानी को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, दादी को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखा जाए तो इसमें द्वितीयक में जो है टोटल 33 प्रकार के नातेदारी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा ये बात आती है। हमारा जो अगला टॉपिक है तृतीयक नातेदारी। देखिए ये तृतीयक नातेदारी जो होती है तीसरी लेवल पे आता है, जिसमें टेक्निकली किनशिप भी हम कहते हैं प्राथमिक नातेदार के जो है द्वितीयक नातेदारी जो है तृतीय नातेदारी होते हैं। उदाहरण के लिए आपके साले आपके द्वितीय नातेदार होते हैं। यानी आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी स्त्री से विवाह करते हैं और उसका भाई है तो वो आपके द्वितीयक नातेदार के रूप में, साले के रूप में आपके साथ संबंध जुड़ जाता है, और उनकी पत्नी व बच्चे आपके लिए तृतीयक नातेदार के रूप में होते हैं। यानी देखिए आपके साले के जो बच्चे होंगे और उसकी पत्नियां होगी, ठीक है, पत्नी होगी, तो वो जो होंगे आपके तृतीयक के रूप में आ जाएगा। प्राइमरी में अपने होते हैं, द्वितीयक में आपके जिससे आपका रिश्ता जुड़ता है, और तीसरे जो होते हैं वो उनके जो रिश्ता आपका जुड़ा है उसके भी आगे चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि प्राइमरी में आपके माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं। सेकेंडरी में देखा जाए तो आपकी पत्नी आती है जिससे आपने मैरिज किया है, और तृतीय में आ गया कि आपके जो पत्नी है उसके भाई की जो पत्नी होगी या जो बच्चे होंगे वो आपके जो होंगे तृतीयक के अंतर्गत आ जाएगा। तो कहते हैं तृतीयक नातेदारी के जो है 151 प्रकार होते हैं। यानी देखा जाए तो 151 प्रकार होता है। इसका कारण यही है कि वो आगे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए ये जो है पिता के भाई की पत्नी, पिता के बहन की पत्नी, पिता के माँ के भाई, पिता की माँ की बहन तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत हो जाता है तृतीयक नातेदारी, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी जो होती थी वो सिर्फ 33 प्रकार के रूप में ही थी, लेकिन अगर हम बात करें तृतीयक का तो इसमें 151 प्रकार दिखाया गया है। इस भांति नातेदारी की दुनिया चौथे, पाँचवें, छठे, 10वीं नातेदारी तक होती है। यानी इसको टोटल देखा जाए तो इसके 10वें तक जो है होता है। हमारा तृतीय नातेदारी और चौथे नातेदारी भी प्राथमिक नातेदारी के प्रकार से चलता है, और कह सकते हैं कि इस प्रकार के नातेदारी में हम रक्त और वैवाहिक नातेदार को भी ले लेते हैं। तृतीयक नातेदारी के बाद की श्रेणी दूर के नातेदार कहलाते हैं, यानी काफ़ी दूर के नातेदार कहलाते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें दूर के नातेदारों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना निकट के नातेदारों को दिया जाता है। ऐसा आदिम एवं ग्रामीण समाज में देखने को मिला है। यानी दूसरे समाजों में इन दूर के नातेदारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी इनका कोई महत्व नहीं होता है। उसके पश्चात है नातेदारी का आरेख। देखिए आरेख के द्वारा भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कहते हैं कई बार हम नातेदारी किसी आरेख द्वारा भी बता सकते हैं। इस आरेख द्वारा नातेदारी और वंशावली के संबंधों का एक मित्र में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बहुत से बड़े बड़े इंटरेस्ट टेस्ट में जो होते हैं इसी तरह की नातेदारी आती है, ठीक है। कभी आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि मामा का बेटा का, फूफा का लड़का आपको क्या लगेगा। चाहे कोई स्त्री जो है फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो मेरे माता का जो है मम्मी का बेटा का भाई का बहन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन उलझने वाला होता है। तो ये सब आप नातेदारी के रिगार्डिंग ही समझ सकती हो। कहते हैं ये सारी बातें जो होती है पढ़ाई से ही समझ में आता है कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किसका उसके जो है संबंधी है। तो इसके लिए डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट रखता है। देखिए डायग्राम में क्या दिया है, आरेख में क्या प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पर ट्रायंगल बनी हुई है वो पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा सर्कल है वो स्त्री को। जो इक्वल का पार्ट दिया हुआ है वो विवाह संबंधों को यहाँ उजागर करता है, और तीसरी जो बात रहेगा नीचे की पीढ़ियों को दर्शाता है, यानी ऊपर से जो ये पीढ़ियाँ बदलती चली जा रही है। तो आरेख में हम देखते हैं कि इसका क्या पहलू है। देखिए यहाँ पर जो है पुरुष और स्त्री को दिखाया गया है जिसमें मैरिज हुआ है आपस में, ठीक है, और इनके जो है 2 संतान हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये संतान का जो है मैरिज हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जो अगर दूसरे देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट इक्वल तो दिखाया गया है लेकिन इसमें जो है पुरुष को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इससे जो है
एक पुरुष है और एक स्त्री है। आगे के हम देखते हैं, क्योंकि दूसरे वाले का आगे जो है परिवार नहीं बढ़ सका, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो पहले वाला था उसकी जो है प्रकार गया आगे। आगे जो हुआ, इनके 3 संतान हुए और तीनों का जो है मैरिज हो गया। अब देखिए तीनों में का मैरिज आपको यहाँ दर्शाया गया है। अब ये मैरिज में क्या हुआ, जो पहले थे उनके जो थे, इनके 2 संतान हुए, एक लड़का था एक लड़की था, लेकिन एक के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस तरह जो है इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। ये हमें आरेख द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहो तो आप अपने परिवार के भी आरेख बना सकते हो, जहाँ से आपको दादा दादी से या परदादा से लेना पड़ेगा और उसके बाद बताना पड़ेगा कि कैसे इसकी पाई बन सकती, कैसे जो है आरेख बन सकता है। तो इसे आप बहुत ही विस्तृत से समझ सकते हो और इसमें आपको रिश्तेदारों के रूप में समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। कहते हैं एग्रो वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से रिश्तेदारी की खोजा जाता है, यानी ये जो हम देखें इससे हम रिश्तेदारी को खोज सकते हैं। इस आरेख में जो है एग्रो का अर्थ में यानी पुरुष है, और यहाँ पर गौ का जो यहाँ पर देखा जाए तात्पर्य पिता से होता है, और ह का जो है माता से, और ल का तात्पर्य जो है बहन से होता है। द का मतलब दादा से होता है, और स्वयं औक और ब जो होता है माता पिता से होता है। न ईगो का पति, और फ उसके ससुर, या र उसका सास, या प ईगो का साला होता है। तो यहाँ पर जो आपने देखा ही था अपने फ्लो चार्ट में, जिसमें दिखाया गया था कि इसमें सारी बातें रिप्रेजेंट की गई थी, लेकिन सिंपली बात देखा जाए तो इसमें यही बात होता है कि वो उसके संतान होते हैं, ठीक है, और उसका खानदान कैसे बढ़ रहा है इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, चाहे आप ग फ म कुछ भी आप रख लो नाम, आपको सिर्फ समझने से मतलब है कि ये वंशाक्रम जो है आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।